इंडिया, चाइना एंड यूएसए। देखिए, यूएसए इंडिया के पास आया था एक कंडीशन पे। क्वाड एक बनाया था हमने जिसमें इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ा गया था। ये चार लोगों का एक ग्रुप बना था। वो इसलिए बना था कि चाइना को अगर हमें बैलेंस करना है तो ये चार कंट्री मिलके चाइना को किस में, साउथ चाइना सी, साउथ पैसिफिक ओशियन में कंट्रोल करेगा। ये क्वाड बनाने का पर्पस था चाइना को काउंटर करना। बट जैसे कि यूएसए ने आज की डेट में किया है कि इंडिया को अपना पूरा के पूरा दुश्मन बना लिया है, तो आज क्या दिख रहा है? आज हमको ये दिख रहा है कि आज इंडिया फंसते हुए दिख रही है। अब इंडिया ने क्या किया बच्चों? आज इंडिया एक छोटा सा काम ये कर रही है कि इंडिया अपने आप को इसके पास ला रही है। इंडिया क्या कर रही है? चाइना के करीब होने की कोशिश कर रही है। इंडिया चाहती है कि चाइना से हमारे रिश्ते अच्छे हों, क्योंकि अगर मार्केट की बात करें तो यूएसए की भी मार्केट बड़ी है, चाइना की भी मार्केट बड़ी है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की भी मार्केट बड़ी है। बट अफ्रीका महंगा सामान नहीं खरीद सकता। जैसे इंडिया से जो ट्रांसमेंट जाता है, ट्रांसशिपमेंट जाता है, एक कंटेनर का जो चार्ज है वो $3200 है। कितना? $3200 से $3400, मतलब कितना हो गया? 3,20,000 के आसपास। तो ये क्या है? महंगा है, महंगा है। तो हमें कोशिश क्या करनी है? हमें ऐसी कोशिश करनी है कि आने वाले टाइम पे यूएसए हमसे दोबारा ट्रेड करे। अच्छा, यूएसए दोबारा ट्रेड कब करेगा? जब हम उनको कोई फर्म कंडीशन नहीं देंगे, हम उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, हमें उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, हम उनके लिए बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड रहेंगे, ठीक है, हम उनके लिए सारे काम करेंगे, ठीक, उनको प्रॉपर मैनर में रखने की हम कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? हम यूएसए के ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगाएंगे। वी आर नॉट पुटिंग एनी टैरिफ ऑन यूएस। वो जो करता है करता रहे, हम उसके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगाएंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब हम उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे तो वो प्रॉपर मैनर में क्या करेगा? अपनी चीजें करेगा, उसे लगेगा हम जीत रहे। इंडिया ने एक चीज पहले से कही, इंडिया के साथ इनका रिश्ता खराब होने का कारण कहाँ से स्टार्ट हुआ? जब ट्रंप ने कई बार बोला कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर खत्म कराने में मेरा योगदान था। इंडिया ने डे 1 से बोला यूएसए ने हमसे कोई बात नहीं की, ना यूएसए के कारण हमने वॉर खत्म की। डीजीएमओ जो डायरेक्टर जनरल ऑफिस होते हैं, वहाँ से दोनों कंट्रीज के डिफेंस ऑफिस में बात हुई, हम म्यूचुअल एग्रीमेंट पे सीज फायर करने को तैयार। अमेरिका को योगदान नहीं था। अमेरिका आज तक कम से कम 40 से 45 बार ये बोल चुका है मेरे बिना सीज फायर होती नहीं, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता, मैं ये मैं वो फलाना ढिमकाना बोलता रहा। तो इन्होंने कहा भाई साहब आपका ने कुछ किया ही नहीं तो आपकी हम बात क्यों माने? यहाँ पे डिस्प्यूट बढ़ गया। फिर पाकिस्तान ने कह दिया इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए इंडिया पाकिस्तान की वॉर खत्म करने के लिए। मोदी ने कहा क्यों मिलना चाहिए भाई, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, और खुन्नस आ गया। फिर अब ये पाकिस्तान ने भी बोल दिया कि अमेरिका ने सीज फायर कराई नहीं, उनके विदेश मंत्री ने, और अमेरिका को बुरा लग गया। तो ये सारा बुरा लगना किसके ऊपर आएगा? इंडिया के ऊपर। तो इंडिया के ऊपर आया तो ठीक आया, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया किसी से दुश्मनी नहीं रखती। इंडिया अमेरिका से भी सुनती है, इंडिया यूके की भी सुनती है, इंडिया रशिया की भी सुनती है। चाइना से इतनी लड़ाई के बाद भी हम अपने ट्रेड नहीं बंद करते, हम सब चला रहे। इन्होंने मोदी साहब को बोल दिया, इंडिया को बोल दिया टैरिफ किंग, हम बहुत टैरिफ लगाते हैं। एज ऑफ हम टैरिफ लगाते हैं। अगर आप हमारे प्रोडक्ट वो जो बिक सकते हैं देश में और जो हमारे यहाँ अच्छे से बिक रहे हैं, उनको हम सस्ता आपके लिए क्यों करें? जैसे उनका कहना है कि हमारी गाय का दूध बेचिए, हम आपको 30 रुपये लीटर दें। बट तो कंडीशन है क्या, वो 30 रुपये लीटर दूध जब इंडियन मार्केट में आएगा तो जो घी बनाने वाले लोग हैं वो वाला काऊ मिल्क नहीं यूज करेंगे। और वो गाय क्या खाती है? मीट। तो वो दूध जब बनेगा, उससे जो घी बनेगा, हम गाय के घी को क्या मानते हैं? सात्विक और शुद्ध। अगर वो नॉनवेज वाले मिल्क से घी बनेगा तो पूजा में कैसे यूज करेंगे? हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। तो कहीं ना कहीं मोदी हमारे देश की जनसंख्या और देश की आवाम के बारे में सोचते हुए ये चीज़ मना करता है कि भाई साहब ये करना गलत है। इसी पे थोड़ा लड़ाई झगड़ा स्टार्ट है और चीज़ें चल रही हैं। अगस्त 2025 में एक सिग्निफिकेंट पॉइंट आया पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी और चाइना के बीच में 2018 के बाद। अच्छा, ये जब गए थे, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनना, जब मोदी साहब अभी चाइना गए तो चाइना में एक कंडीशन पता है क्या बनी? आपको जान के हैरानी होगी। रेड फ्लैग गाड़ी में मोदी को जाना था। जी जिनमें ना मैं रेड फ्लैग गाड़ी में जाऊँ। जिस गाड़ी को मोदी के लिए साइन किया गया था उसमें वहां के प्रेसिडेंट गए, इनको दूसरी गाड़ी में आना पड़ा। कुछ तो गड़बड़ थी, बट उन्होंने कहा नहीं मैं इस गाड़ी में जाऊँ।
हो सकता है चाइना में कोई इश्यूज हो सकते हो, कुछ हो सकता हो, जब लोगों को पता चला राष्ट्रपति इस गाड़ी में बैठ गए तो कोई कुछ करेगा नहीं। ये दोनों मिले, अब ये दोनों मिले, अच्छी चीज थी। द बायलैटरल डिस्कशन बिटवीन मोदी एंड जी वर नोटेबल फॉर देयर एम्फेसिस ऑन स्टडी प्रोग्रेस, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर इंटरेस्ट। दिस हिस्टोरिक स्टैंड स्टार्क कॉन्ट्रास्ट इन हाइटिंग टेंशंस फॉलोड डेडली 2020 की गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट। 2020 के गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट के बाद पहली बार दो लोग मिले, एक दूसरे के नेशन की रिस्पेक्ट करते हुए, वार्मथ वेलकम हुई। नरेंद्र मोदी चाइना नहीं जाते अगर ट्रम्प तमीज में होते। ठीक, अब क्या होगा, ट्रस्ट बनेगा जिससे हम स्टेबिलिटी लाएंगे आना, और जो वॉलेटाइल ग्लोबल एनवायरनमेंट हमारे लिए बना हुआ है उसको हम सही करेंगे। पहली बायलैटरल मीटिंग है 2020 के बाद, और अब हम क्या करेंगे कि स्टडी प्रोग्रेस चाहते हैं कि ये दोनों व्यक्ति मिलकर अपने काम करें। आज जी जिनपिंग के बारे में पूरी कहानी आई है। जी जिनपिंग के बारे में आपको नहीं पता तो पता नहीं, यह वह व्यक्ति है जिसके पिताजी को चाइनीज गवर्नमेंट ने जेल में डाला, आजीवन कारावास था। इसके सगे भाई ने आत्महत्या की, उसके बाद वहां का हेड बना बैठा। कभी जी जिनपिंग की कहानी सुनिएगा, कभी डालिएगा गूगल पे, इनकी पूरी कहानी आएगी, आप दहल जाएंगे कि ऐसा बंदा नेशन से प्यार कर सकता। तो जिसकी फैमिली को उसी नेशन ने पनिश किया, उसके बाद भी वो रिस्पेक्टफुल है, तो बड़ी चीज है। ठीक, अब आइए, वाई द जियोपॉलिटिकल विश प्लेस बिहाइंड द थॉट। अब क्या है, डिप्लोमेटिक रिलेशन क्यों अच्छे नहीं चल रहे। जैसे चाइना ने क्या किया, चाइना ने इस चीज का फायदा उठाया जब यूएसए ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया। इन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छा मौका है इंडिया के पास जाने का। क्यों? क्योंकि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। इंडिया यूएसए में बिलियंस ऑफ डॉलर का माल बेचती है। कानपुर की मार्केट की हालत पता है क्या है? मैन पावर छाटी जा रही है। कानपुर से टेक्सटाइल और लेदर यूएसए बहुत जाता था, आज उस टेक्सटाइल और लेदर को ले जाना बंद कर दिया गया। मार्केट पूरी तरह छट चुकी है। आज क्या होगा, कानपुर के व्यापारी आत्महत्या कर लेंगे अगर ये टैरिफ वॉर नहीं खत्म होती तो। आगरा के व्यापारी, दिल्ली के व्यापारी, कोलकाता, बेंगलोर, ये सारी कंट्रीज के जो स्टेट्स हैं हमारे और जो सिटीज हैं वहां पे लोग आत्महत्या कर लेंगे। ठीक, तो ये टेंशन है। अब इस प्रेशर में क्या हुआ, रशिया, अच्छा प्रेशर डाला, ये डाला इसलिए कि भाई रशिया से हम तेल खरीद रहे। तो जब बिडेन साहब थे तो इंडिया से बात हुई, इन्होंने कहा भाई मार्केट में ऑयल प्राइस रेगुलेटेड रखने के लिए किसी ना किसी को तो रशिया से तेल खरीदना पड़ेगा। अगर सब बाइकआउट कर देंगे तो वो आधे दाम में बेचेगा और आधा कर देगा, तो लोग और खरीद लेंगे, छोटी कंट्रीज खरीद लेंगे, बैलेंस कैसे बनेगा? जो गल्फ कंट्रीज है उनका तेल कैसे बिकेगा? उन्होंने कहा बात तो सही। तो कह रहे कौन खरीदेगा? इंडिया ने कहा ये सैक्रिफाइस मैं देता हूं। इंडिया ने वेस्टर्न विंग्स को बता के रशिया से तेल खरीदा। यूएसए ने कहा ठीक खरीदो, क्योंकि तुम्हें ऑयल प्राइस भी तो रेगुलेट रखने। इंडिया अपने आप को बर्बाद करते हुए ऑयल खरीद रहा था, मतलब बर्बाद क्या कर रहा था, डायलॉग बोलना पड़ता है थोड़ा इमोशनल। उसके बाद अमेरिका कह रहा है तुम यूक्रेन वॉर को सपोर्ट करो। अरे कब हमने कहा यूक्रेन तेरी ऐसी तैसी? हम तो कभी नहीं कहते, हम तो यूक्रेन भैया पीस में आ जाओ, पीसेस में ना आ जाओ, पीस में आ जाओ। अंतर समझना, शांति के लिए बात करता है। हम तो रशिया को पे कहते हैं भाई युद्ध खत्म कर दो, हम तो हमेशा शांति के परोजगार हैं। बट अमेरिका ने कहा कि भाई यूक्रेन को जितना भी है, उन्होंने कहा यूक्रेन वॉर इज नॉट द रशियन वॉर, इट्स द मोदियन वॉर। वहां के मिनिस्टर्स ने बोल दिया यूक्रेन वॉर इज द मोदियन वॉर। अभी रिसेंटली रशिया की वॉर नहीं, मोदी की वॉर है, मोदी चाहता है यूक्रेन खत्म। तो पहली चीज जो पॉजिटिव दिखती है, आप समझिए क्या दिखती है, जिस लीडर को वर्ल्ड की छोटी छोटी कंट्रीज नहीं जानती होंगी, ट्रंप ने उनको भी मोदी के बारे में बता दिया। मतलब जो छोटी मोटी कंट्री 198 में रह गई होंगी, जिनको मोदी इंडिया नहीं पता होगा, सबको आज मोदी और इंडिया पता चल गया, खत्म। तो ट्रंप ने अपनी गलती से क्या किया, ऊपर से वहां की जो फेडरल कोर्ट है, मतलब जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट होती है, जैसे फेडरल कोर्ट होती है, उन्होंने ट्रंप को बुलाया, कहा यू हैव नो राइट टू पुट टैरिफ। तो आने वाले 40-45 साल में सारे डिसीजन रिवर्स हो जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं। बट इन 40 दिन में क्या क्या होगा वो टेंशन वाली बात है। जियोपॉलिटिकली हम लोग बहुत कुछ बदल देंगे। तो ये ट्रैफिक का इंपैक्ट क्या आया, इकोनॉमिक प्रेशर आया, ताकि हम अपनी ट्रेड स्टेबिलिटी के लिए अल्टरनेटिव पाथ की तरफ जाएं। हम दूसरे रास्ते क्यों ढूंढ रहे हैं? हम चाहते हैं कि ट्रेड स्टेबिलिटी के लिए हमें जो रास्ता मिले हम उसको अपनाएं। रशियन डिपेंडेंसी, इंडिया सस्टेन्ड रिलायंस ऑन रशियन एनर्जी एंड आर्म्स कॉम्प्लिकेटेड इट्स रिलेशनशिप विद वेस्टर्न एनर्जी। अब रशिया के साथ एनर्जी और आर्म्स हम खरीदते ही हैं, पहले से खरीद रहे हैं, ये तो छुपा ही नहीं किसी से। हाँ, तेल सस्ता बेचा तुमने और ले लिया। अब ये तो उनकी गलती थोड़ी ना यार, तुम्हें अगर कोई आईफोन दे
मार्केट में मिल रहा हो 1.5 लाख का, और यूएस का पूरा सामान रशिया में पड़ा और वो तुम्हें दे रहा हो 4,000 का, तुम काहे नहीं लोगे? दौड़ के लोगे? इंडिया वही है, इंडियन ही तो हैं जो नेता बने बैठे, हमारे जैसी सोच वाले लोग तो हैं। तो उन्होंने कहा भैया सस्ता मिल रहा है, ले लो, बटोर लो। अब उससे तुम क्या कर रहे हो, हमसे क्या मतलब? मान लो चोरी का एक कंटेनर आया, 4-4 हज़ार रुपए में तुमने फोन बेचा, उसी से एक बम खरीदा, तुम्हारे घर को उड़ा दिया, वो सेकेंडरी पार्ट है। प्राइमरी पार्ट है मैं सस्ता मिला। हम क्यों पूछेंगे भाई तुम 4,000 में क्यों बेच रहे हो? फायदा हुआ? अब ये चीज हम भी सोच रहे थे भाई तुम सस्ता नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, अब यहाँ सस्ता मिला तुम यहाँ से लेंगे। इसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर रीजनल शांति चाहिए अपने आस पड़ोस के देशों से हमें बना के रखनी पड़ेगी, अगर आर्थिक रूप से हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो। ठीक, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शांति बनानी पड़ेगी, आर्थिक रूप से खुद को स्टेबल करना पड़ेगा। ठीक, अब क्वाड समिट क्या होती है और इसमें यूएस प्रेसिडेंट ने क्या बोला? जैसे ये ट्रंप बने हैं, कौन बने? राष्ट्रपति। ये 19 को शपथ लेते हैं और 20 को सबसे पहले होती है क्वाड की समिट यूएस से। क्वाड के सारे नेता जाते हैं, तो मोदी को लगा यार क्वाड चल रहा है, हम लोग एंजॉय करेंगे, अब की बार मोदी की सरकार, वैसे उन्होंने बोला वन मोर टाइम ट्रंप की सरकार, उसने वहां पे लोगो दिया था, बेचारा हार गया उस इलेक्शन में, उसको खुन्नस तब से है मोदी से। दूसरा टर्म जीतने मोदी को बुलाया था, तुम मेरा प्रमोशन करो, रोड शो में बढ़िया भीड़, उसने कहा सारे इंडियंस मुझे वोट देंगे, बाद में हार गए। तो वो खुन्नस निकाल रहा है कि अब की बार ट्रंप की सरकार, और ट्रंप की सरकार नहीं आए तो उनको बुरा लग गया। अब 4 साल बाद आइए तो बदला ले रहे हैं, अब की बार ट्रंप आया। और अब जैसे देखो इंडिया क्या करती है, उन्होंने बनाया क्या? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हमने क्या बनाया? मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तुम कॉपी क्या कर रहे हो? मतलब इंडिया की आदत कॉपी करने की नहीं जाएगी। तो मीगा की जो बनाते भागा सागा लागा, भाई उन्हीं के पीछे क्या पड़ जाते भाई, अपने आप को तो ग्रेट बना नहीं पा रहे, दूसरों का अमेरिका बनाएंगे। ठीक, तो यहां पे प्रॉब्लम ये आई। अब यूएसए ने कहा कि भाई देखो हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। अब पहले समझो क्वाड क्या। क्वाड एक इनफॉर्मल समिट का ग्रुप है जो बनाया गया था इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, ओशियानिक चीजों को रेगुलेट करने के लिए, और यहाँ पे टेंशन जोन को रेगुलेट करने के लिए। इसमें ऑस्ट्रेलिया जुड़ा था, इंडिया जुड़ा था, जापान जुड़ा था, यूएसए जुड़ा था। हमारा मेन पर्पस जो हिडन था वो था चाइना को कंट्रोल रखना। अच्छा, इंडिया का हित था उसमें, चाइना को रेगुलेट करने के लिए यूएसए हमारा साथ देगा और क्या चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया और जापान देगा, तो हम उसके साथ जुड़ गए। बट क्वाड ने अभी तक कोई सिग्निफिकेंस रोल नहीं प्ले किया मार्केट में। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे क्वाड अभी क्वाड ही है। ठीक, इसने कुछ किया नहीं। बट इसका काम क्या था कि हम चीजें अपनी अच्छी करें। आज क्या है, यूएसए के साथ रिश्ते खराब होने से आज यहां पर क्या होगा, वीक हो गया है क्वाड, और आने वाले टाइम पे हो सकता है ये चाइना को अपने रीजनल एम्बिशंस को बढ़ाने का मौका दे, जो उनकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा है उनको बढ़ा लें। क्यों? क्योंकि अभी इंडिया भी यूएसए का साथ नहीं देगी, और यूएसए को ये पता है कि अगर इंडियन ओशियन से लेकर साउथ चाइना सी या पैसिफिक ओशियन तक हमें संभलना है तो हमें किसकी जरूरत है? इंडिया और जापान की। रशिया में हमने इन्वेस्टर समिट की इनके टैरिफ लगाने का, रशिया ने कहा हमारे ट्रेडर्स और हमारी मार्केट आपके लिए खुली है, सारा सामान हमारे यहाँ डंप करो। रशिया कह रहा है जितना माल तुम अमेरिका बेचते सब हमारा डंप कर दो, हम बेच लेंगे जब बेचना होगा, तुम चिंता ना करो। इससे ज्यादा मित्रता कौन निभाएगा? ये नहीं कह रहा बेच दो, कह रहा डंप कर दो, हम पैसा दे रहे, हमें जहां बेचना होगा बाद में सोचेंगे, तुम महाल लाओ और भग से फेंको, पैसा लो जाओ। ऐसी कंट्री में हमारे साथ खड़ी। चाइना कह रही हम मार्केट खोल रहे ना, तुम अपनी खोलो, हम तुम्हारी हमारी खोलते हैं। नहीं समझे, हम तुम्हें चाइनीज खिलौना और सस्ते देंगे, तुम मार्केट तो खोलो। जैसे आपने सुना होगा सैमसंग की एक फिटनेस रिंग आती है, अंगूठी, वो आपके स्टेप काउंट करती है, सब करती है, वो चार्ज होती है, रिंग होती है। वो बेच रहा है 18,000 से 28,000 रुपए की सैमसंग। बोट बेच रहा है 3900 रुपए की, 3900 से 5,000। और चाइना सेम रिंग बेच रहा है ब्रांड लगा के 900 रुपए की। आप अपना ब्रांड का नाम बताइए, वो छाप देगा। 10 पीस ले लो तुम्हारे ब्रांड के नाम के साथ, वो 900 रुपए में देगा, डिब्बा, पैकिंग और ब्रांडिंग। अगर चाइना खुल गए हमारे लिए, हमारी कंट्री क्या हालत होगी आपको पता है? सारे ट्रेडर्स भाग जाएंगे, कोई मैन्युफैक्चर रहेगा ही नहीं, कोई इंडस्ट्री रहेगी। अब मान लो मेड इन इंडिया आप मार्कर यूज करते हो, चाइना आया कह रहे कितने के बिकता है? 20 रुपए, तुम 2 रुपए बेचो,
अब कौन कंपीट करेगा उससे? तो यहाँ पे सरकार को ये भी समझना है कि उसके प्रोडक्शन हमारे प्रोडक्शन में अंतर है। रीजन क्यों चाइना में सस्ता बेचता है, इस चीज को दिमाग में हमेशा भरना। चाइना सस्ती चीज इसलिए बेच पाता है क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आती है। कैसे कम आती है? ऐसे एक प्लांट है, एक प्लांट हमने लगाया जो 1 लाख यूनिट पर डे प्रोड्यूस कर सकते हैं पर डे। 1 लाख यूनिट पर डे प्रोड्यूस कर सकता है। बट हमको क्या समझना है, 1 लाख यूनिट पर डे यहां तो आएंगी नहीं, क्योंकि इंडिया में डिमांड कितनी है? 10 यूनिट पर डे। तो आपने क्या किया, आपने 1 लाख यूनिट का पूरा प्लांट चलाया, 1 लाख यूनिट का बिजली का बिल आया 1000 रुपए, आपने बनाई 10 यूनिट, ठीक। तो यहां पे इनको पर यूनिट कितना जोड़ना था? 100 रुपए। आपको कितना जोड़ना है? 1000 रुपए। 1000 प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आप वही चीज बेचोगे, आपका बना ही 100 रुपए, ये जोड़ा 1100 रुपए का आपका यूनिट बना ही बना। इनका कितने का बना? 100 रुपए प्लस 100 रुपए। चाइना कैसे कंपीट करेगा? अब इंडिया कहता है मेक इन इंडिया बनाओ, मेक इन इंडिया बनाओ, मेक इन इंडिया बनाओ, हम कंपीट करेंगे। तुम्हारा सामान खरीद कौन रहा है पहले ये तो बताओ, बना तुम देंगे? मैं अपने हाथों से सिल के लोअर बनाऊंगा, लिखा होगा राणा छाप लोअर, कौन खरीदेगा? राणा छाप बीड़ी नहीं चलेगी आज की डेट, क्योंकि वो भी पहले से चल रहा है जो ब्रांड वो चल रहा है। इंडिया में समस्या क्या है? इंडिया में समस्या ये है कि मेक इन इंडिया बनाने से काम नहीं चलेगा। मेक इन इंडिया की मार्केट कहां, उस पर काम चलेगा। आज अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये मैंने एक रिंग बनाई है फिटनेस की, ये मैं आपको 2200 की दूंगा, आप चाइना से 900 की लाते हो, आप पता है पहला डाउट क्या करोगे? अरे सर चाइना से लाके ब्रांडिंग करती हो। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में भरा है सस्ता चाइना से ही मिलेगा, इंडिया में नहीं मिलेगा। इंडियन ट्रेडर्स भी आपका सामान नहीं खरीदेंगे इंडियन होने के बाद में। फिर प्रॉब्लम क्या है? आफ्टर सेल सर्विस नहीं। यहां पे जो 100 यूनिट बेच रहे हैं, आप यहां से बेचोगे, उसे रिपेयर करके तुरंत भेज देंगे। हमारे यहां सैमसंग कर्व हमारे पास था S7 Edge, वो भाई साहब खराब हो, उसकी स्किन बार बार आती जाती थी, पूरे इंडिया में दिखा लिया, नहीं बन रहा था। ऑनलाइन ट्राई किया, चाइना कह रहा था 3500 में बना देंगे, पर हमने भेजा नहीं। इंडिया में कोई उसको बनाने को नहीं तैयार है और चाइना कह रही है 3500 में रिफर्निश करके देते। तो जब हम कोई चीज बेचेंगे और उसकी आफ्टर सेल सर्विस नहीं देंगे तो क्या होगा? मार्केट खत्म होगी। एग्जांपल बताऊं सबसे बड़ा, ओला इलेक्ट्रिक्स। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा सेल जिस कंपनी की थी वो थी ओला। ओला इलेक्ट्रिक बहुत बिकी, इसने पूरी मार्केट का 57% ग्रॉस पकड़ रखा था ओला की स्कूटी बेचने। इनके यहाँ प्रॉब्लम क्या है? इनके यहाँ आपकी स्कूटी खराब होगी, आपकी स्कूटी जब खराब होगी भाई साहब, तो इनको रिपेयर करना ही नहीं आता। 100 दिन से लेकर 365 दिन तक गाड़ियां खड़ी रही हैं, बन के नहीं जाएंगी। 10,000 से ऊपर गाड़ियां लखनऊ के इनके सर्विस सेंटर में खड़ी हैं, जो अभी तक बन के घर नहीं पहुंची लोगों को। क्यों नहीं बना पा रहे पता है? ओला इज नॉट मेड इन इंडिया, इट इज मेड इन चाइना। ले तो आए, 2 बिजली वाले भी रख दिए, बेटा वायरिंग के उधर चेक कर लेना। अब अंदर और क्या हुआ वो तो चाइना ही समझ सकता है ना। अब तुम गाड़ी लाद के 10,000 चाइना तो भेज नहीं पाओगे बनने, जितने गाड़ी नहीं उतरेगा तो लारी ले लोगे आप, फायदा तो है नहीं कुछ। अब वो क्या कर रहा है? ओला गाड़ी नहीं बना पा रहा। अब क्या हुआ? उनकी मार्केट क्या हुई? इतनी जगह थी ना ऊपर, ऐसे नीचे जा रही। सबसे पहले गाड़ी कौन लाया? ओला। किसके दम पे लाया? चाइना के दम पे। आज ओला खुद डूब गया, आज गाड़ी नहीं बेच पा रहा। आज उसने गाड़ी पे 38,000 की डिस्काउंट डाल दी। क्यों डाला है 38 से 40,000 की? कोई खरीद नहीं। बट प्रॉब्लम है वो आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, तो मार्केट रिव्यू अब तो 4 साल बाद आएंगे, अब लोग गाड़ी नहीं ले। तो कोई भी कंपनी किसी भी चीज को जब बनाती है तो हमारे मार्केट का दिमाग एक है कि एवरीथिंग इज बिल्ड बाय चाइना। तो चाइना की मार्केट को टैकल करना बड़ा मुश्किल है। अब ये कैसे टैकल होता? ये टैकल तब होता जब मेक इन इंडिया चल रहा होता, और मेक इन इंडिया की 3 बड़ी कंट्री मार्केट होती, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आने वाले टाइम पे हम भी 1 लाख यूनिट बनाने की कंडीशन पे होते, फिर हम चाइना से कंपीट करते। इंडिया सेमीकंडक्टर बनाने की कोशिश में लगा था, पता है क्यों? वेस्टर्न वर्ल्ड को बेचने के लिए।
बट जो वेस्टर्न वर्ल्ड की कंडीशन है, इंडिया सेमीकंडक्टर पे इन्वेस्टमेंट कर दे और 5 साल बाद एक सेमीकंडक्टर ना बिके, तो जितने स्टार्टअप सरकार ने फंड किए होंगे सारे बंद हो जाएंगे। ये चीज लोग नहीं समझते। सरकार जो योजनाएं लाती है वो दूसरी कंट्री को काउंटर करने के लिए लाती है। आप कभी वो स्टार्टअप मत चालू करिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड फॉरेन कंट्री से कंपटीशन के लिए, क्योंकि अगर इंडिया चाइना के रिश्ते अच्छे हो गए तो सेमीकंडक्टर बनना बंद हो जाए, इलेक्ट्रिक बैटरी बननी बंद हो जाएगी, रियल अर्थ मटेरियल वहां से आएंगे तो इंडिया में खुदाई बंद हो जाएगी, लिथियम बैटरी वहीं से आएगी, सोलर पैनल वहीं से आएंगे और सस्ते आएंगे, तो इंडियन मैन्युफैक्चरर क्या करेंगे? आप मेक इन इंडिया पैनल क्यों लोगे? आप किसी कीमत पे नहीं लोगे, क्योंकि आपको उस चीज़ की जरूरत नहीं होगी। जब आपको उस चीज़ की जरूरत नहीं होगी तो आप उसको बिल्कुल लोगे नहीं। ये चीज़ आपको समझ के चलनी है। ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है। अगला बोलते रहो, सुन रहे, बोलो भाई, बताओ क्या हुआ? चलो देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए अगला क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या हुआ, यूएस प्रेसिडेंट के एब्सेंस से क्या होगा, क्वाड का जो चैलेंज है वो कम हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, क्वाड का एक पर्टिकुलर चैलेंज कम हो गया, क्वाड की जो सुपर मार्केट है वो खत्म हो गई। अब क्वाड में कोई नहीं रह जाएगा, क्वाड एंडिंग फेज पे आ गया। क्यों? क्योंकि यूएसए सबसे बड़ी कंट्री है, यूएस से बाहर निकलती है तो क्वाड का औचित्य खत्म हो जाएगा, तो क्वाड खत्म हुआ। यूएस का कमिटमेंट, आज हमें ये नहीं पता कि इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए काम करना चाहती है कि नहीं करना चाहती। अगर ये जाते हैं तो इसके अलायंस की कलेक्टिव स्ट्रेंथ खत्म होगी। चाइना अगर इस चीज को अपॉर्चुनिटी समझता है तो वो अपना इस एरिया में ज्यादा क्या करेगा, प्रभुत्व जमा लेगा, और उसका जब ज्यादा प्रभुत्व होगा तो हम लोग क्या होंगे, फंस जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, व्हाट इज क्वाड। अब ये क्या कह रहे हैं, ये स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग थी, कंटेनमेंट नहीं था। मतलब ये चाइना को रोक नहीं रहे थे, ये सिर्फ वहां पे बैलेंस कर रहे थे। ये फ्लेक्सिबल था, इनफॉर्मल थी, एक्सेप्टेबल थी, कोई भी रीजनल चैलेंजेस, मिलिट्री एक्सरसाइज भी ज्वाइंट हम करते थे, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिलीफ भी हम एक दूसरे को देंगे। यूएस यूजेस क्वाड टू मेंटेन रीजनल स्टेबिलिटी, प्रिवेंट सिंगल पावर डोमिनेंस। अब ये क्या कर रहा था, जब क्वाड में था तो ये क्या कर रहा था, सिंगल पावर डोमिनेंस जो इंडिया के आसपास चाइना दिखा रहा था उसको रेगुलेट कर रहा था इंडिया, कि भाई 4 कंट्रीज मिलकर और खड़ी है मेरे साथ, तुम अकेले पावरफुल नहीं हो। अब वो उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का क्वाड इज ऑफन मिसकंडक्टेड एज द नेशनल मिलिट्री अलायंस एमिंग टू कंटेनिंग चाइना। लोग कहते हैं कि चाइना को कंटेन करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया क्वाड में थे, फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी और कॉपरेशन देंगे। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट अ फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रादर देन एक्टिंग एज अ फॉर्मल मिलिट्री ब्लॉक। ये क्या है, मिलिट्री ब्लॉक नहीं है, ये एक इनफॉर्मल समिट है जो चारों नेशन मिलके अपने एरिया को डेवलप करेंगे और यहां पर कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होगी। चाइना को रेगुलेट करने का काम ये नहीं करेगा। फॉर इंडिया, इट्स पार्टिसिपेशन इन क्वाड इज रूटेड इन स्ट्रेटजी ऑफ मेंटेनिंग रीजनल मल्टीपोलैरिटी। इंडिया इसलिए जुड़ा था कि मल्टीपोलैरिटी हो जाएगी, बहुत सारी कंट्रीज एक साथ मिल जाएंगी, तो हमारे यहाँ एक पावर नहीं रहेगी, सिंगल पावर चाइना की नहीं रहेगी इस पैसिफिक रीजन में, तो हम ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। इंडियाज टाइट रोप वॉक, एटोनॉमी वर्सेस अलायंस। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी जो है आज की डेट में बहुत अच्छी है। आज हम क्या करते हैं, डाइवर्स रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। हम सिंगल सुपर पावर है ब्लॉक के पीछे नहीं बढ़ते। नाम सिर्फ रशिया के तलवे चाटेंगे, नाम सिर्फ यूएसए के तलवे चाटेंगे। हम अपनी खुद की इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाएंगे, हम अपने इंटरनेशनल रिलेशंस खुद बना रहे हैं और हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, हम किसी के साथ नहीं चलेंगे। वॉट वी बिलीव वी फर्मली डू, हम ये मानते हैं, ठीक है। Despite these concerns, India's economic reality dictates the pragmatic approach. China is a crucial trading partner and a significant source of the critical import, making complicated decoupling economically unfeasible. इंडिया चाइना से बहुत कुछ लेता है, रेयर अर्थ मटेरियल से लेकर बहुत सारी चीजें, तो चाइना को हम ना दुश्मन बना के नहीं रख सकते। वी नीड हर टू बी आवर फ्रेंड। ये इंटरडिपेंडेंसी क्या करती है, हमारे रिलेशन केयरफुल बैलेंस करने को कहती है। नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंपरेटिव है, प्रिजर्वेशन है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। इन सबको हम एक साथ लेके चलते हैं और चाइना को हम ज्यादा काउंटर करने की कोशिश नहीं करते। अब इमीडिएट डिप्लोमेटिक फॉलआउट है, ऑस्ट्रेलिया जापान की क्वाड पार्टनर है। अब इनको अनसर्टेनिटी दिख रही है, निगेटिव पोटेंशियल है यूनिफाइड क्वाड का। आने वाले टाइम पे यूएस इंडिया के रिलेशन जो होंगे वो फॉरेन पॉलिसी में इस तरह नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जब से ट्रंप रीइलेक्ट हुए तब से इनको दिक्कत हो गई है। अब यहाँ पे क्या होगा, री इवेलुएट करना पड़ेगा कि इंडो पैसिफिक रीजन में हम और क्या कर सकते हैं
ताकि चाइना अकेले सुपर पावर ना बने, उसे रेगुलेट करे। देखिए इंडिया और जापान तो साथ में काम करेंगे, पर इंडिया जापान दोनों इतनी बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है कि चाइना इनसे डर जाए। हमसे नहीं डरे। चाइना के पास जहां 40-50 हजार फाइटर जेट्स होंगे, हमारे पास 4,000, जीरो का अंतर है। भले ही उनके ना उड़े हवा में, डराने के लिए तो रखे हैं ना उन्होंने। हम कह रहे हैं मेड इन चाइना, हवा में जाते ब्लास्ट हो जाए, सब मानते, बट डराने के लिए तो काफ़ी है। मैं यहाँ AK-57, 47, 36 सब कुछ रख लूँ और 12-13 पिस्टल खोस के खड़ा, भले ही एक ना चलानी आती, तुम्हारा तो धक 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 करेगा। डरोगे तो ये साला गलती से टिकर दब गई तो 56 गोली दागेंगे हमको, भले ही हमको लॉक खोलना ना था, बट जब यहाँ रखी होंगी तुमको डर लगेगा। समझ रहे हो? ये दुनिया दिखावे की। अमेरिका ने कब युद्ध कर लिया तुम बताओ? डराता है ना लोगों को। अच्छा तुम कह रहे हो तुम अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान जीत गया है। 2001 से 2020 तक क्या जीते तुम बता दो? 51% पे तो तालिबान वही से नाच रहा था, तांडव कर रहा था। 10 साल में तुम अफगानिस्तान पूरा नहीं जीत पाए, और तुम कह रहे हो तुम सुपर पावर हो। अरे कोई नेता बेइज्जती करने आए ना, ट्रंप और चुल्लू भर पानी में डूब मरे अमेरिका लेके। हम लोग बेइज्जती नहीं करते इनकी। कौन सी वॉर जीते हो? वियतनाम गए, वहां गिरा के मारे गए। अफगानिस्तान 20 साल में कुछ ना निपटा पाए तुम। ठीक, यूक्रेन चिल्लाते हो, कब लड़ने गए उसके साथ? ये वो ढोल है जो दूर से ही अच्छा बजता है, आगे जाओगे तो पूरा पोला है। तो अमेरिका पावरफुल है, दिखता है, प्रैक्टिकली कितना है वो नहीं पता। कहता है मेरा F-35 सबसे अच्छा फाइटर जेट है, लगातार क्रैश हो रहे हैं, लगातार खराब हो रहा है, इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, इंडिया में ही खड़ा रहा एक तो यूएस ब्रिटिश नेवी का। तो क्या दिखा रहा है? उनकी औकात नीचे। तो सुपर पावर का ढोसला पीट रखा है वो चाइना ने कर रखा है। अब चाइना रियल में क्या कर सकता है वो तो युद्ध की स्थिति में पता चले। वो बात अलग है, हम सोचा रहे खिलौना आ गया और दाग दे दो गोले, वो बाद में एहसास हो। तो रिस्क नहीं ले सकते। अगर किसी के पास खड़ा बेड़ा है तो हमें डरना पड़ता है, भले वो ना उड़ा पाए। समझ रहे हैं? डरिए इनसे। तो आज की डेट में द US absence could necessitate a significant recollaboration of Indian Pacific SRC। जैसे चाइना लेड इनिशिएटिव है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह हमें एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा जिसमें वो कंट्रीज जुड़े जो चाइना को बहुत कम पसंद करती हैं और इंडिया उनमें लीडरशिप की पोजीशन पे आए। तब हम काम करेंगे। जैसे बैंकॉक है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, जापान है, कोरिया है, इन सबको अपने साथ जोड़ सकता है, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा जिगरा चाहिए। अब चाइना यूएस के साथ क्या एब्सेंस है, क्वाड का फ्यूचर क्या है? परसीव वीकनिंग ऑफ क्वाड यूनिटी। चाइना जब के अगेंस्ट से खड़ी ना, क्वाड की यूनिटी क्या होगी? खत्म होगी। ऑस्ट्रेलिया एंड जापान फेस स्ट्रेटेजिक डिलेमास अमिड यूएस इंडिया टेंशन। अब ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन है और यूएस और इंडिया जो है टेंशन में। तो इधर जापान और ऑस्ट्रेलिया अलग होने जा रहे हैं, इंडिया यूएस से अलग हो ही गए मान लो। ठीक, इसके बाद इंडिया रिकैलिब्रेशन। इंडिया माइट एक्सप्लोर डीपर विद SCO एंड अदर रीजनल ब्लॉक। अब इंडिया क्या करेगा? रीजनल ब्लॉक के साथ थोड़ा इन डेप्थ जाएगा, इन कंडीशंस को रेगुलेट करेगा और अपने आप को और मजबूत बनाएगा ताकि वो अपनी चीजों को बेहतर तरीके से देख पाए। ठीक है, इंडिया चाइना पाकिस्तान ट्रायंगल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक और है कि अगर हम चाइना के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं तो ये हमें परेशान करेगा, ये हमें परेशान करेगा पाकिस्तान। तो अब हमें प्रॉब्लम है कि इंडिया चाइना के रिश्ते अच्छे होते हैं तो क्या चाइना पाकिस्तान से रिश्ते वीकन करता है या पाकिस्तान को हमारी चीजें शेयर करता है? जैसे आपको पता है अभी जो वॉर हुई थी हम लोगों की, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद जो स्टैंड ऑफ चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, तो चाइना ने लगातार मदद की थी पाकिस्तान। तो यू कांट ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन चाइना ऑल्सो। आप इस कंट्री पे आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन आप इस पे विश्वास करोगे आप खुद फंसोगे। तो अब इस पे हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ये हमें समझना है। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए थोड़ा क्यूरियस रहते हैं तो हमारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। इसके बाद रोड अहेड मल्टीपल एशिया लिमिटेड अलायंस। अब राइवलरी इंडिया चाइना की जो है जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, सिविलाइजेशन भी है, हिस्टोरिकल नैरेटिव है। ठीक है, आज की डेट में रीजनल लीडरशिप के लिए दोनों कंट्रीज लगातार लड़ती रही है। जैसे सिल्क रूट था, कभी इंडिया के पास रहता था, कभी चाइना के पास रहता था, तो हम लोग पावर के लिए हमेशा लड़ते हैं। इंडिया इंडो पैसिफिक विजन है, ये फॉरेन पॉलिसी ऐसी स्टैब्लिश करेंगे ताकि इन चीजों को सही रखें। ब्लॉक पॉलिटिक्स जो है उनको ट्रेडिशनल ब्लॉक पॉलिटिक्स में आएंगे, फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप रखेंगे, रिजिड अलायंस नहीं रखेंगे कि हम सिर्फ यूएसएसआर के साथ है, नहीं, हम सिर्फ चाइना के साथ है, नहीं, हमें जो कंट्री अच्छी लगेगी वहां से डिफेंस लेंगे, वहां से अपनी चीजें लेंगे और उन्हीं को फॉलो करेंगे।
अल्टीमेट सक्सेस क्वाड का तब हो सकता है जब इंडिया यूएस टेंशन खत्म हो